चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब देखो हम लोग इसमें सब में प्री देख रहे हो ना बेटा। प्री जो वर्ड है, प्री जहां दिखे इसका रूट है पहले का, और डेस्टिनी से डेस्टाइंड बना है। यानी डेस्टाइंड का मतलब हो गया इन डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब फिर क्या है? डेस्टिनी का मतलब होता है किस्मत। फिर से आओ यहां पर प्री, प्री मतलब अगेन पहले, और सम्शन है इस बात से जो एजम्पशन होता है। एजम्पशन से सम्शन उठा लिया गया, और एजम्पशन जो है बेटा उसका मतलब होता है अनुमान। नेक्स्ट आओ प्रिसिएंट। बेटा सिएंट बना है साइंस से, और साइंस आया है ज्ञान से। ठीक है, चलो पहले हम पहला 3 का रूट बता दिए और आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं रूट समझ गई तो मुझे मीनिंग ही समझ में आ गया। क्या? देखो प्रीडेस्टाइन्ड का मतलब होता है पहले से ही आपकी किस्मत में ये तय था, है ना। इतना ज्यादा अनाप शनाप चीजें खा रहे थे चाइना वाले। इट कोविड वॉज प्रीडेस्टाइन्ड। ठीक है ना, कोविड वॉज प्रीडेस्टाइन्ड मतलब पहले से किस्मत में लिखी हुई थी कि ऐसा कोई खतरनाक बीमारी आएगा ही अगर आप इस तरह से सब कुछ खाते रहोगे तो, है ना। सो व्हाट इज प्रीडेस्टाइन्ड? प्रीडेस्टाइन्ड मतलब जो पहले से ही डेस्टिनी में तय है कि होगा ही होगा, राइट। एस्टैब्लिश्ड और प्री अरेंज बिफोर हैंड। बिफोर हैंड मतलब पहले से ही, यानी पहले से ही किस्मत में लिखा हुआ था। उसने पता नहीं कैसे उस लड़की से शादी कर दी, देखो अब ये झेल रहा है। सीइंग दैट गर्ल आई कुड easily say that such problem was predestined। मतलब पहले से तय हो चुका था उस लड़की को देख के कि उसके प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। predestined का मतलब पहले से ही किस्मत में तय था। हो गया। नेक्स्ट आओ प्रिजम्पशन। बेटा प्री मतलब पहले, एजम्पशन मतलब अनुमान। प्रिजम्पशन मतलब पहले से ही ये अनुमानित था, पहले से ही अनुमानित था। बिलीव दैट समथिंग इज ट्रू इवन दो इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड, है ना। प्रिजम्पशन था वैज्ञानिकों का कि द अर्थ इज राउंड। प्रिजम्पशन था वैज्ञानिकों का कि भाई सन मूव नहीं करता है राउंड द अर्थ, अर्थ मूव करता है राउंड द सन। ये प्रिजम्पशन था। प्रिजम्पशन मतलब पहले से अनुमान लगाने के बाद उस पर काम शुरू होता है ना, है ना। जनरली इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं ना साइंस में, कि ये अनुमान कि हाँ ये सही है ना। तो पहले से अनुमान था। नेक्स्ट आओ प्रिसिएंट। प्री मतलब पहले, और साइंस बेटा बना है, साइंस बना है सिंशिया से। विज्ञान बना है वर्ड ज्ञान से ना। तो सिएंट का मतलब साइंस होता है, साइंस का मतलब विज्ञान होता है, लेकिन जहां से आया है वो ज्ञान से। प्रिसियंस, मुझे प्रिसियंस था इस बात का, पहले से ही नॉलेज था, मुझे इस बात का पहले से ही पता था, है ना। इसका मतलब प्रिसियंस का मतलब होता है पहले से नॉलेज होना, और ऐसे व्यक्ति को प्रिसियंट कहेंगे, यानी कि हैविंग फोर नॉलेज ऑफ इवेंट्स, पहले से पता था। ठीक है ना। जनरली पहले के जो योगी होते थे या बड़े पहुंचे हुए जो बाबा लोग होते थे वो प्रिसियंट होते थे, उनको पता होता था कि आगे जाके क्या होगा, है ना। सिद्धार्थ के फादर को, यानी जो राजा थे, सिद्धार्थ के फादर को योगी ने कह दिया था, एक बहुत महान योगी आए थे, उन्होंने कहा था ये तुम्हारा राजपाट नहीं संभालेगा। उसके फादर बहुत दुखी हो गए, अरे मेरा बेटा मेरा राजपाट नहीं संभालेगा, है ना। बाद में महावीर बने। इसका मतलब समझ में आया? इसका मतलब कि कभी कभी हम लोग बहुत छोटा सोचते हैं। उसके पापा ने बहुत दुखी होकर, उसके फादर ने सोचा अरे मेरा बेटा मेरा राजपाट नहीं संभालेगा, क्योंकि दैट प्रिसिएंट सेंट टोल्ड हिम दैट योर सन विल नेवर बी अ किंग, है ना। इसका मतलब प्रिसिएंट का मतलब जिसको पहले से ज्ञान था। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। अब आओ नेक्स्ट बेटा, प्लायंट का मतलब यहां पे आपको मिलेगा लचीला। बेस या लिटिल, ये दोनों बता रहा बेटा। लिटिल मतलब कम, बेस मतलब नीचे जो होता है वो बेस होता है नीचे, है ना। देखो क्लियर। कभी कभी हम बहुत छोटा चीज सोचते हैं, जैसे उसके फादर भी बहुत
छोटा चीज सोचा बेटा। प्रिजम्पशन का मतलब होता है पहले से अनुमान लगाना। अब वो सही होगा कि गलत होगा वो पता नहीं है। और प्रिसिएंट का मतलब होता है पहले से नॉलेज जिसको होता है। अब वो नॉलेज पहले से हो रहा है, इसका मतलब ज्ञान होता है। जैसे मैंने क्या कहा, दैट प्रिसिएंट सेज, जो प्रिसिएंट साधु था, उसने कह दिया क्या तुम्हारा बेटा राजा नहीं बनेगा, है ना। चलो नेक्स्ट आओ। अब आते हैं हम लोग कंप्लायंट। कंप्लायंट को ऐसे याद रखो ना बेटा, कंप्लीटली प्लायंट। कंप्लायंट मतलब कंप्लीटली प्लायंट। प्लायंट मतलब लचीला। भाई अगर आप लचीले हो ना स्वभाव से, तो जो कोई बोलेगा आप मानोगे, आप ओबे करोगे, उसकी बात मानोगे। अगर आप कंप्लायंट सन हो तो जो आपके पापा बोलेंगे कहोगे जी पापा, है ना। जो आपके पापा बोलेंगे आप तुरंत कहोगे जी। इसका मतलब है आप कंप्लायंट हो। और याद रखना, कोर्ट का ऑर्डर का तो कंप्लायंस होना ही चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में अंदर जाओगे, है ना। सो कंप्लायंट का मतलब होता है जो स्वभाव से लचीला होता है, बात मानता है, दूसरों की आज्ञा आज्ञा का पालन करता है। बिहेविंग रेडी एंड विलिंग टू डू एज टोल्ड, जिसको हम ओबीडियंट कहते हैं। कंप्लायंट या ओबीडियंट। अब आओ, अब बेस, बेस में लड़के एक बच्चे ने लिखा है आधार। बेटा बेस का मतलब तो आधार है, लेकिन आधार भी कहां से आया है, नीचा वाला जो भाग होता है उसको आधार कहते हैं। और मैं आपको रूट दिखा रही हूं, मैं एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बताऊंगी, है ना। एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता रही हूं, मैं आपको रूट बता रही हूं। अब सुनो, अबेस और बिलिटल का मतलब क्या है। लिटिल का मतलब कम, अबेस बेस मतलब नीचा। इसका मतलब यार तुमने मेरे लिए किया क्या जिंदगी में, है ना। सिर्फ पैदा करके छोड़ दिया, आपने किया ही क्या है मेरे लिए जिंदगी में। बेटा जब ये बात अपनी माँ को कहते हो ना, तो वो उनको आप बिल्कुल गालियां दे रहे हो, ठीक है ना। हम माएँ जानती हैं कि हम लोग क्या क्या बर्दाश्त करते हैं। आपको पता है जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं एक दवा नहीं खाती थी, इसीलिए कि मेरे बच्चे पर असर ना पड़े। मेरे सारे दांत ठीक है, एक दांत बिल्कुल खोखला हो गया था, उसको हटा के दूसरा मतलब आर्टिफिशियल दांत एक लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो मुझे उसमें जो कीड़ा लगा था वो मुझे तब पता चला जब मैं 3-4 महीना प्रेग्नेंट थी। और डॉक्टर ने कहा कि नहीं कुछ नहीं होगा, मैं थोड़ा एक्सरे यहां से करूंगा। मैंने कहा मैं कहीं करने नहीं दूंगी एक्सरे आपको, ठीक है, क्योंकि एक्सरे आपको पता है एक्सरे थोड़ा खतरनाक होता है। वो कहा इधर थोड़ी कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं करने दूंगी। बच्चा डिलीवर हो गया, फिर जब मैं गई हूं तब तक वो पूरा दांत खराब हो चुका था और वो दांत निकालना पड़ा, है ना। मेरे पूरे पैर में इतनी खुजली मचती थी, घाव हो गया था। तरह तरह का दवा ऊपर से लगाती थी, मैं खा तो सकती नहीं थी, लेकिन कुछ नहीं, एकदम पैर घाव हो गया था। जिस दिन डिलीवरी हुआ उसके बाद से मेरा सारा खुजली वगैरह सब बंद हो गया। मतलब समझते हो, एक माँ इतनी गंदे तरीके का पेन झेलती है जब आप बच्चे रहते हो पेट में। होते वक्त ही खाली नहीं, उसके पहले भी बहुत सारी परेशानियां होती है। एंड वॉट यू डू, यू belittle योर पेरेंट्स एफर्ट, you belittle your parents' effort, you abase their efforts to bring you up। समझ में आया? abase का मतलब नीचा दिखाना। behave in a way that belittles or degrades someone, यानी अपमानित करना, महत्व घटाना, अनादर करना। मैंने आपको अपना एग्जाम्पल दिया क्योंकि मैंने जो झेला वो बता रही। पूरे दोनों पैर में खुजली कर करके घाव हो चुका था, इतना एकदम नीचे से मैं ऐसे से बैठ के खुजलाती थी, इतना खुजली होता था। और जैसे डिलीवरी हुआ वैसे सारा खुजली बंद, क्योंकि हम लोग में इतना ज्यादा हम लोगों को परेशानी होती है ना। आपकी फादर क्या नहीं करते आप लोग के एजुकेशन के लिए। याद रखना, कई बार जो कहते हैं ना कि मेरे लिए क्या किया, अगर आपके फादर बहुत गरीब है और आप कहते हो क्या किया, इसका मतलब समझते हो उन्होंने जरूर एक टाइम कभी अपने नहीं खा के आपको खिलाया होगा, अगर वो बहुत गरीब है तो भी, ठीक है। सो नेवर belittle your parents effort, never abase their effort, never degrade them। डिग्रेड का भी देखो मीनिंग है यहीं पर, सेम चीज। ग्रेड मतलब समझते हो, और डी मतलब नीचे गिराना। डिग्रेड मतलब हुआ कि आप उनका अपने पेरेंट्स को कभी भी नीचा मत दिखाओ, अपमान करना या नीचा दिखाना। जैसे ग्रेड, आपका ग्रेड क्या है, डिग्रेड कर दिया मतलब नीचे कर दिया आपका ग्रेड। दैट मीन्स नेवर डिग्रेड योर पेरेंट्स एफर्ट। बिलिटिल, अबेस और डिग्रेड तीनों सिनोनिम हो गया। बिलिटिल मतलब लिटिल करके साबित कर दिया, तुमने किया किया, थोड़ा सा तो किया है, पैदा ही कर दिया बस। बिलिटिल, डिग्रेड और अबेस तीनों सिनोनिम है।
क्लियर? क्रूसेड आओ एंड आउटरेजियस। अब इस पेज में भी ध्यान से देखो बेटा, जितना रूट है मैं बता दूंगी आपको। रेज मतलब गुस्सा। बिविच जो होता है ना बेटा, बिविच जादूगरनी होता है। चलो क्लियर? अब क्रुसेड। बेटा क्रुसेड जनरली हम लोग कहां से वर्ड आया? इंग्लिश वर्ड्स जनरली आए हैं आपको अंग्रेजों से। अंग्रेजों ने एक जो धर्म युद्ध है, उनके धर्म युद्ध यानी कि जो उनके जीसस ने धर्म युद्ध लड़ा था, है ना, तो उसको उन लोग क्रुसेड कहते हैं। जिसके बाद ये क्या हुआ उनके जीसस के साथ, उनको क्रूसीफाई कर दिया गया, यानी क्रॉस में लटका के खत्म मार दिया गया, क्रूसीफाई कर दिया गया, है ना। तो क्रूसेड का मतलब धर्म युद्ध है। देखा जाए कि अगर हम हिंदू के हिसाब से इस वर्ड को फिट करना चाहे तो क्रूसेड, जो सबसे बड़ा क्रूसेड, बिगेस्ट क्रूसेड देखोगे वो क्या था? महाभारत था, है ना। तो महाभारत को क्या धर्म युद्ध कहेंगे? अ फाइट फॉर समथिंग दैट यू बिलीव इज जस्ट और गुड। इतना बड़ा भयंकर महाभारत हो गया किस चीज के लिए? सच्चाई के जीत के लिए, है ना। और सच्चाई की जीत के लिए कृष्ण ने यह जरूर दिखा दिया था कि भाई आप सच की तरफ से हो या झूठ की तरफ से हो, है ना, बर्बाद तो होगे अगर युद्ध लड़ोगे तो। दैट वॉज वॉट अ क्रूसेड। आउटरेजियस, ध्यान से सुनना बेटा, अब सुनो। आउटरेजियस क्या है बेटा? रेज का मतलब गुस्सा होता है। इतना गंदा काम किया तुमने कि बिल्कुल देखकर हम तो गुस्से से आउट हो गए। इट वॉज एन आउटरेजियस एक्ट। समझ में आया? जैसे देखा था निर्भया के केस में, मतलब लोग इतने भयंकर गुस्सा हुए थे। क्यों? क्योंकि सबके अनुसार भाई निर्भया के साथ जो रेप एंड मर्डर हुआ था उनका, वो आउटरेजियस एक्ट था। आउटरेजियस मतलब बहुत ही गंदा, इतना गंदा कि देखकर गुस्सा आ गया। वेरी रॉन्ग और बैड इन अ वे दैट कॉजेस एंगर, क्योंकि वो बहुत ही विकराल था, ग्रूसम था, हॉरिबल था। इट वॉज अ हॉरिबल एक्ट, हॉरेंडस। इट वॉज अ हॉरेंडस एक्ट, है ना। जिसको देखकर घृणा आता था आपको, रिपग्नेंट, जिसको देखकर लगा कि भाई ये ऐसा भी हो सकता है, देख के आप एकदम उल्टे पांव दूसरी तरफ भागोगे, रिपल्सिव। ये सब सिनोनिम है। भयावा, घृणित, भयावा, ये सिनोनिम है आउटरेजियस का। ऐसा काम जिसको देखकर गुस्सा आ जाए वो आउटरेजियस है। ऐसा काम जिसको देखकर गुस्सा आ जाए वो आउटरेजियस, हॉरिबल, हॉरेंडस, मैकबर, रिपग्नेंट, ये सब सिनोनिम होगा। ठीक है, मैकबर नहीं लिखा है, रिपग्नेंट लिखा हुआ है। चलो, बिविच। बेटा विच का मतलब जादूगरनी होता है। विच का मतलब जादूगरनी। अगर कोई जादूगरनी है, ठीक है ना, वो क्या करती है? हर कहानी में देखा ना, जादूगरनी क्या करेगी पता है? वो मोहित करेगी। किसको मोहित करती है? ये राजकुमार को, है ना, और अपने चंगुल में फंसा लेगी, है ना, अपने प्यार के चंगुल में फंसा लेगी। यानी क्या करेगी? मोहित कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। बिविच का सेम मीनिंग है और इसका सिनोनिम यहीं पर लिखा हुआ है, मेस्मराइज, अट्रैक्ट, एनामर, कैप्टिवेट, एनचैंट, स्पेल बाइंड। स्पेल का मतलब होता है बेटा मंत्र। स्पेल का मतलब होता है मंत्र, ठीक है। और बाइंड का मतलब हुआ बांधना। बाइंड का मतलब क्या हो जाएगा? बांधना, यानी अपने मंत्र में वो बांध ली है उसको, ठीक है। बाइंड का मतलब होगा बांधना। बाकी हर का तो हम नहीं बता सकते रूट, क्योंकि हर का रूट होता भी नहीं है। एंथ्रॉल, देखो, क्लियर? ओके, हीनियस भी लिख रहे हो, ठीक है। तो बिविज का मतलब अट्रैक्ट करना, एनामर, कैप्टिवेट, मेस्मराइज, एनचैंट, स्पेल बाइंड और एंथ्रॉल, सबका मतलब हुआ मंत्र मुग्ध करना, ठीक है। फिलिस्टीन का मतलब क्या होता है बेटा? ऐसा व्यक्ति जिसको कला संस्कृति कोई मतलब नहीं है,
भाई पेट भर के खाना मिलना चाहिए, लड़ाई हो जाए तो अच्छी बात है, मारकाट हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन ये कला संस्कृति क्या होता है, ये वाहियात चीज है। यानी अ पर्सन हु हैज नथिंग टू डू विथ आर्ट एंड कल्चर। मैं कह सकती हूँ फिलिस्तीनी लोगों क्या फिलिस्तीन होते हैं, ऐसे सोच सकते हो ना भाई, फिलिस्तीनी लोग जो होते हैं, है ना, फिलिस्तीन के जो लोग होते हैं वो फिलिस्तीन होते हैं। क्यों बेटा, वहां पे इतना मारकाट चलता रहता है, कब बम गिरे कुछ पता नहीं, उनको क्या कला संस्कृति से मतलब रहेगा। उनका कोई म्यूजियम हो सकता है, कभी नहीं, ऊपर ही एक बम गिरेगा सीधा के। इसीलिए कह सकते हैं फिलिस्तीनी लोग फिलिस्तीन होते हैं, ऐसे याद रखो, है ना। मतलब अ पर्सन हु हैज नथिंग टू डू विथ आर्ट एंड कल्चर, उनको कोई मतलब ही नहीं है आर्ट एंड कल्चर से। ठीक है, देखो आ जाओ नेक्स्ट वर्ड कॉनिशर में। कॉनिशर में याद रखना, इसका स्पेलिंग कम से कम 4 से 5 बार आ चुका है। ठीक है, डबल एन होता है और डबल एस होता है, कभी एक एन देगा कभी एक एस देगा, ऐसे ही करेगा। क्लियर? तो ये क्या है, CONNOISSEUR, कॉनिशर। ठीक है, कॉनिशर का मीनिंग होता है जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट है, कोई भी आर्ट उसको आता हो कोई भी आर्ट उसको आता हो, उसमें वो महारत हासिल किया हुआ है, वो है कॉनिशर। ठीक है, यानी कि अपने पाक, मतलब कोई भी कला हो, कोई भी कला हो, उसका पार्क ही इस कॉनिशर। लेकिन एक बात बताओ, हम लोग भी कभी कभी मन करता है पेंटिंग करने का या डांस करने का, लेकिन हम लोग क्या होते हैं यार, पढ़ाना है मुझे, आपको कहीं नौकरी करनी है, तो हम लोग MF हुसैन नहीं बन सकते, है ना। हम लोग सिर्फ थोड़ा बहुत हाथ आजमा सकते हैं। तो मैक्सिमम लोग जो हम लोग होते हैं, हम लोग कहलाते हैं डैबलर और डिलेटेंट। मैक्सिमम लोग हम लोग डैबलर और डिलेटेंट कहलाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हम में से अधिकतर लोग डैबलर और डिलेटेंट कहलाते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत डीपली एंगेज नहीं होते किसी आर्ट में, लेकिन थोड़ा बहुत हाथ वगैरह आजमाने की हमारी आदत है। ठीक है, कंप्लीटली समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट आओ, नार्सिस्ट। बेटा ये बना है एक स्टोरी से, जिसमें एक प्रिंस था नार्सिसस। उसने जब पहली बार अपने आप को तालाब के पानी में देखा तो उसे लगा हाय मैं कितना सुंदर हूं, और फिर मैं दिन भर बैठ कर अपने आप को निहारते रहूं और अपनी ही तारीफ करते रहूं, तो आप कहोगे यार ये तो सेल्फ एडमायरर है ना, ये सेल्फ एडमायरर हो गई, अपने आप में ही फिदा है। ऐसे लोग जो अपने आप पर ही फिदा रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, नार्सिसिस्ट कहलाते हैं। ये लोग होते हैं जो खुद को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, खुद को पसंद करने वाला, वन हु एडमायर्स वन सेल्फ। नेक्स्ट वर्ड आओ, जाइगैंटिक। बेटा इसको जाइगैंटिक को जायंट से याद रखो ना। जायंट का मतलब बहुत लंबा चौड़ा, देखते नहीं महाभारत रामायण में राक्षस आता था तो सब लोगों के ऐसे उठाता था, पकड़ के खा जाता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा विशाल होता था। तो वैसे ही जाइगैंटिक का मतलब हुआ विशाल, बहुत बड़ा, ह्यूज, ह्यूमंगस, एनॉर्मस, मैमथ, बेहिमथ। देखो सिनोनिम, ह्यूमंगस, ह्यूज, एनॉर्मस, मैमथ, बेहिमथ, एलिफेंटाइन एंड कोलोसल। सबसे पहले मैमथ और एलिफेंटाइन पे आ जाओ। बेटा बहुत प्राचीन जमाने में एक हाथी के जैसा ही बड़ा विशाल एक जीव होता था जिसको मैमथ कहते थे। अब मैमथ तो जिंदा है नहीं, तो फिर क्या कहे, मैमथ वर्ड अगर यूज कर रहे हो इसका मतलब ही है कि वेरी लार्ज। तो एलिफेंट जो वर्ड है ना, एलिफेंट से बना हुआ एक एडजेक्टिव है एलिफेंटाइन। मतलब एलिफेंट मतलब समझ लो ना, बहुत बड़ा विशाल। तो एलिफेंटाइन क्या हो गया, वैसे ही विशाल। कोलोसल, ये सब सिनोनिम याद रखो। और मैमथ और बेहिमथ ऐसे याद रखो, मैमथ बेहिमथ। देखो नेक्स्ट आओ, क्रेसेंडो। आप जब जाते हो पार्टीज वगैरह में, एकदम देखते हो म्यूजिक जब बजता है, एक फ्लो में बजता है, नीचे से ऊपर वो एकदम साउंड, एक बीट के साथ साउंड का लेवल बढ़ता जाता है ना। और उसमें क्या होता है, आप और एक्साइटेड होते हो और डांस करने लगते हो। सो व्हाट इज दैट? दैट इज क्रेसेंडो, a gradual increase in the loudness of sound
और सेक्शन ऑफ म्यूजिक। 13 14 बिल्कुल सेम है, ठीक है। क्लियर? क्रेसेंडो। अच्छा, हरक्यूलियन बना है वर्ड हरकुलस से। चलो, हरकुलस का स्टोरी भी वही सेम मीनिंग देता है, लेकिन अगर आप हरकुलस साइकिल का ही खाली वो याद रखो ना, आपको हरकुलस का जहां पर भी पिक्चर दिखेगा, आप हरकुलस को देखोगे पूरे वर्ल्ड को यानी ग्लोब को अपने कंधे में ऐसे रखा हुआ है। इसका मतलब भाई बहुत भयंकर काम कर रहा है। इतना ह्यूज काम करना, जिसमें इतनी एनर्जी चाहिए, इतना एफर्ट चाहिए, वो करने वाला हरकुलस है। तो अगर मैं कहूं कि भाई हरक्यूलियन टास्क है ये, तो है ना, आप पूरे 130 करोड़ को वैक्सीन लगाना वॉज सच अ हरक्यूलियन टास्क। इसका मतलब बहुत एनॉर्मस टास्क, जिसमें बहुत ज्यादा शक्ति या एफर्ट की जरूरत होती है, वो हरक्यूलियन हुआ। ये बना है हरकुलस से, ठीक है। नेक्स्ट आओ मिथ। मिथ्स मतलब मिथ्या से बना हुआ है। मिथ्या का मतलब होता है झूठ। तो अरे, हिंदी से उठाया हुआ वर्ड है भाई मिथ। मिथ का मतलब होता है वही जिसका कोई प्रमाणिकता नहीं है। इसीलिए कई बार लड़ाई हो जाती है दो सेक्शन में। वो कह देते हैं महाभारत मिथ है और रामायण मिथ है। तो भाई महाभारत रामायण आप मिथ बोल रहे हो, तो इसमें हिंदू की भावना आहत होती है ना। आज अगर देखोगे तो बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज इसीलिए भोग रही है और इसीलिए परेशान है, क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा वर्ग जो है हिंदू का वोट इसलिए नहीं मिल रहा है कि उन्होंने राम सेतु को भी कह दिया कि नहीं, ये तो एक मिथ पर आधारित पुल है, इसको तो तोड़ दिया जाना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कह रही हूँ राम की बात नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ राम सेतु अगर वो बना हुआ है तो उसको तोड़कर आप, हो सकता है आप अपने इकोसिस्टम को डैमेज कर दोगे, है ना। हम लोग अंग्रेजी पढ़ने के चक्कर में हम लोग ये भूल गए कि माइथोलॉजी का मतलब होता है मिथ पर आधारित स्टोरीज, है ना। सबको माइथोलॉजी बोल दिए। मिथ का मतलब होता है स्टोरी दैट इज बिलीव्ड बाय मेनी पीपल बट दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है। इसकी प्रामाणिकता अभी तक सिद्ध नहीं हुई है। मायोपिक। मायोपिक का मतलब मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया पढ़े हो ना फिजिक्स में, आइस की प्रॉब्लम्स को। मायोपिक जो होते हैं उनको सिर्फ निकट का ही दिखता है, दूर का नहीं दिखता, है ना। तो इसलिए कहते हैं इंग्लिश में, फिर इसका क्या काम है बेटा, इंग्लिश में इसका इसलिए काम है कि जैसे हम लोग, बहुत सारे लोग एकदम मायोपिक है ना। जो मायोपिक नहीं थे, जो फार साइटेड थे, उन लोग बहुत ज्यादा आगे बढ़ गए, क्योंकि उन्होंने भविष्य का सोचा कि हाँ भविष्य में क्या चीज की जरूरत है ना। पेटीएम वाला कैसे तरक्की कर गया, क्योंकि वो जिस दिन नोटबंदी हुआ, लोग सब कोई डिजिटल पे उतर गए, पेमेंट पे, और पेटीएम तुरंत चढ़ गया। उसके पहले अगर जिसके भी दिमाग में आता कि डिजिटल मनी को लेके, तो वो कामयाब हो जाता, है ना। तो हम लोग, बहुत सारे लोग फार साइटेड नहीं होते, हम लोग मायोपिक होते हैं, हम लोग दूरदृष्टि वाले नहीं होते, हम भविष्य का सोच के नहीं चल पाते, राइट। एसोटेरिक। बेटा एसोटेरिक का मतलब होता है हार्ड टू अंडरस्टैंड। जितने भी एसोटेरिक, देखो क्या एडजेक्टिव है, एसोटेरिक मूवीज बहुत जल्दी समझ में लोगों को नहीं आती। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली देखोगे सलमान खान और शाहरुख खान ऐसे मूवीज बनाते हैं जो आप घर पर अगर दिमाग छोड़ के भी जाओगे ना तो भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम कुछ ऐसा स्टोरी बनाएं जो बहुत मुश्किल हो समझना और कुछ लोगों तक ही सीमित हो, विथ स्पेसिफिक नॉलेज और इंटरेस्ट, जिनको स्पेसिफिक नॉलेज हो, स्पेसिफिक इंटरेस्ट हो, बस उनके लिए ही हो, तो भाई जो मेजॉरिटी है इंडिया का, वो तो मतलब बहुत मुश्किल से कमा खा रहे हैं, उनसे उतनी समझ, व्हाइट कॉलर जॉब्स करने वाले तो बहुत लोग नहीं है ना। इसीलिए ऐसे मूवीज बहुत ज्यादा कामयाब नहीं होते, क्योंकि एसोटेरिक का मतलब है विच इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सिनोनिम है एब्स्ट्रूस, इनकॉम्प्रिहेंसिबल, नॉट अंडरस्टैंडेबल, है ना, जो समझ में नहीं आए, ठीक है। मायोपिक का एंटोनिम अगर चाहिए तो आप लिख सकते हो
फार साइटेड। और इसका चाहो तो लिख सकते हो ल्यूसिड, इजी, अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, एसोटेरिक का एंटोनिम। इसका एंटोनिम चाहोगे, केक वॉक, वेरी इजी टू डू, या अ पीस ऑफ केक। वॉक एंड अ पीस ऑफ केक का मतलब है बहुत आसान। ट्वेंटी सेकेंड, 23rd और 24th वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में आता है। ठीक है, नेक्स्ट सुनो, हाइपरबोली। हाइपरबोली का मतलब क्या होता है? हाइपर और बोल से याद रखो ऐसे, मतलब हाइपर बढ़ा चढ़ा के, बोल मतलब आपकी बातें, ऐसे याद रखो ना। ये बहुत बड़ी चढ़ी बातें जो कुछ नहीं, मतलब बेकार बकवास होता है। आप बहुत बढ़ा चढ़ा के कुछ कई चीजों को एग्जैजरेट करके बोल देते हो ना, वो हाइपरबली है। जिसको हम कह सकते हैं बेटा हाइपर करके बोल दिया गया। जैसे अगर मैं कहूं $1,000,000 स्माइल, भाई स्माइल $1,000,000 क्या होता है ना? ये नौटंकी नहीं है। क्लियर? तो हाइपरबली का मतलब होता है बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के कोई चीज बता दिया गया। देखो इनकॉरिजिबल में करेक्ट वर्ड हिडन है ना। इन मतलब नेगेटिव है। इनकॉरिजिबल का मतलब है जिसको सुधारा ना जा सके, ऐसा कोई चीज जिसको करेक्ट करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, वो इनकॉरिजिबल है। इनफॉलिबल, फॉल मतलब होता है गिरना। ऐसा व्यक्ति, ऐसा इंसान जो कभी भी ना गिरे, मतलब अपने लाइफ में कुछ भी करे वो कभी भी गिर नहीं सकता, यानी कि हार नहीं सकता। लेकिन इनफॉलिबल का मतलब होता है जो कभी ना गिरे, यानी कभी भी गलती ना करे। क्लियर? फिंडिश, क्रूएल, कैलस, एट्रोशियस, जो बहुत ही क्रूर होगा। जैसे बर्बर होते हैं लोग तो उसको बारबेरिक कहते हैं, है ना? बारबेरिक या बारबरिस्ट। फिंडिश का मतलब क्रूर। ठीक है, अगर इसका एंटोनिम देखोगे तो काइंड हो गया, है ना? स्करिलस, देखो इसमें मैंने 2 वर्ड डाला है, लीगल टर्म डाला है, स्लैंडर एंड लाइबल। अगर मैंने कहा वो लड़का, अरे वो तो कैरेक्टर का बहुत ही खराब है। ठीक है, जिसको मैंने ये कहा, स्पोकन है वर्ड, देखो लिखा है मैंने स्पोकन। अगर मैंने कहा बहुत ही गंदा लड़का है, कैरेक्टर का बहुत खराब, तो अगर वो लड़का कहेगा कि हाँ मैं कोर्ट में गवाही देने को तैयार हूं तुम्हारे खिलाफ, नीतू मैम ने ऐसा बोला है, तो आप मुझे कोर्ट में स्यू कर सकते हो, यानी केस कर सकते हो फॉर स्लैंडर। और मैंने क्या किया, एक पैम्पलेट छपवा दिया आपके खिलाफ कि इस लड़के से बच के रहना, ये कैरेक्टर का बहुत खराब है, इसके खिलाफ ये कोर्ट में ये केसेस चल रहे हैं। ठीक है, और इसने ये मर्डर किया है या इसने ऐसा किया है। या फिर मैं किसी को चिट्ठी लिख के बता रही, जिसको चिट्ठी लिखा या जिसको पैम्पलेट मिला, अगर वो प्रिंटर के साथ चला जाए कि हाँ नीतू मैम ने प्रिंट करवाया था ये, और ये इस इलाके में पैम्पलेट बांटा गया है। ओके, साउंड प्रॉब्लम है कुछ? चलो अब देखो, साउंड प्रॉब्लम तो नहीं है।
एक और वर्ड लिख लो, सैवेज। ठीक है, हाँ तुल, कर दिया। क्लियर? अब सुनो, आप जो प्रिंट किया है उसके साथ चले गए कि मैम ने आप मेरे खिलाफ ये चीज प्रिंट करवाया है, प्रिंटर मेरे खिलाफ गवाही दे दे तो आप मेरे पर केस कर सकते हो लाइबल का, वो प्रिंटेड। यानी स्करिलस क्या है? कोई भी ऐसी बात जो आपके सम्मान को नीचे करे, जो डेरोगेटरी हो, डिफोमेटरी हो, डिमीनिंग हो, नीचा करने वाला है ना, उसको हम स्करिलस कहते हैं। सो स्करिलस इज एनीथिंग दैट डैमेज योर रेपुटेशन। बर्न योर बोट, ध्यान से सुनना। अगर आप मान लो कहीं पर किसी टापू पर गए, बोट में बैठ के किसी टापू पर, किसी आइलैंड पे गए, आइलैंड पे पहुंच के आपने अपने बोट को बर्न कर दिया, जला दिया, तो वापसी आ पाओगे? वापस तो नहीं आ पाओगे। यानी आप वापस आने का चांस ही खत्म कर दिए। तभी तो कहते हैं ना कि दुश्मनी करो लेकिन इतने खराब से मत करो कि फिर वापस एक होने का गुंजाइश न रहे, है ना। तो वही कहते हैं नेवर बर्न योर बोट। यानी कि दुश्मनी है, चलो बातचीत बंद हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन इतना गंदा रिलेशन मत कर दो कि आपकी वापसी का चांस ना रहे। राइट? इसका मतलब है नेवर बर्न योर बोट। फाइन, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आओ, इन द सेम बोट। अब मान लो मैं और आप दोनों एक ही बोट में कहीं जा रहे हैं, और अगर रास्ता भटक जाए तो इसका मतलब बर्बाद होंगे, मरेंगे तो दोनों मरेंगे। और अगर हम लोग कहीं सही जगह पहुंच के जान बच जाए तो दोनों की बचेगी। इसका मतलब है सेम हालात में होना। कई लोग कोविड के समय में फ्रस्ट्रेटेड हो गए, डिप्रेशन में चले गए, सारा बीमारी सारा बिजनेस बंद, बीमारी की वजह से लोग ऐसे मरे जा रहे हैं, और एक एक करके बहुत सारे यंग लोगों की मौत की खबर सुन रहे हैं। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले गए। मैं एकदम शांति से माइंड को एकदम स्विच ऑफ करके बैठ गई। हालांकि जो भी बड़े बिजनेसमैन थे सब पर बहुत भयंकर बहुत भयंकर एक बहुत प्रेशर था भाई, रेंट का, हर तरह का प्रेशर, है ना। कई बच्चे फोन कर रहे हैं हमारा फीस ले लिया और आप लोगों ने बंद कर रखा है। भाई हमने बंद नहीं कर रखा था, ऑल ओवर इंडिया में हमें ऑर्डर था कि आप चला नहीं सकते हो, नहीं तो हम पर केस होता, हमें अंदर कर दिया जाता। तो सब कोई तो बंद किए हुए थे, पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था। इसका मतलब है एट दैट टाइम यू नीड टू मेंटेन योर कूल, बिकॉज एवरी वन इन दिस वर्ल्ड वॉज इन द सेम बोट। मतलब सबकी हालात क्या थी? सब एक ही तरह के परेशानी में थे। पूरी दुनिया बंद है तो हमें भी बंद कर दिया गया, राइट? सो रिमेंबर, everyone was in the same boat. The ball is in your court, in her court, in my court. यानी किसी का भी व्यक्ति का होगा तो once लगा दिया मैंने, यानी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट करना है आपको। ठीक है, ठीक है, सुनो। द बॉल इज इन वंस कोर्ट। इन वंस कोर्ट का मतलब क्या? ध्यान से सुनिए। इन वंस कोर्ट का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप टेनिस खेलते हो, टेनिस में जो फील्ड होता है ना, उस फील्ड को कहते हैं कोर्ट। जो आप ग्राउंड पे खेलते हो उसको कोर्ट कहते हैं। अब जब मैंने टेनिस का बॉल को मारा तो वो आपकी तरफ पहुंचा। नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आपकी बारी है मारने की, है ना। अब आपकी बारी है उसको, उस बॉल को मारने की। इसका मतलब नाउ इट्स योर टर्न। अगर मैं कहूं कि देखो मेरे पास जो आया था, हमने अपना प्रपोजल आपको दे दिया है, अब आपका काम है आप रिप्लाई करो ना। अब आपका काम है कि आप इस प्रपोजल को स्वीकार करते हो कि इनकार करते हो। जो हमने आपको कोटेशन दिया है आप उस पर काम करोगे कि नहीं करोगे, है ना। तो मैं क्या कहूंगी? आई हैव गिवन माई प्रपोजल, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। समझ में आया? आई हैव गिवन माई प्रपोजल, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। क्लियर? नेक्स्ट आओ, कीप समवन ऑन अ टाइट लीश। बेटा ये जो लीश वर्ड है ना, पहले तो इसका मीनिंग देखो। अच्छा, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। जितने भी हम इस तरह के शीट में कराएंगे, ठीक है, एक बार आपको सबसे पहले मिलेगा, जैसे आज 11 नंबर लोड हो जाएगा, वो ऐसे ही खाली मिलेगा।
और जब ये पूरा खत्म हो जाएगा फिर दोबारा शीट लोड होगा, उसमें जो मैं अपने हाथ से लिखी रहूंगी ना वो मिलेगा। ठीक है, इसलिए आओ। टाइट लीश, लीश का मतलब होता है लगाम, जैसे घोड़े का लगाम होता है ना उसको। क्लियर? टाइट लीश, घोड़े का लगाम को देखते हो, ऐसे पकड़ के खींचोगे तो घोड़ा एकदम दंदना के खड़ा हो जाता है, यानी दौड़ते हुए में भी वो एकदम उसके पैरों में ब्रेक लग जाता है और तुरंत खड़ा हो जाता है। इसका मतलब लगाम लगाना। कहते हैं भाई बाल बच्चों को लगाम लगा के रखो ना आजकल। हाँ, आजकल तो आपको अच्छे से खदेड़ के रख देंगे बाल बच्चे, है ना। वो क्या कहेंगे, कहीं नहीं सुनने वाले। मेरा बेटा बिल्कुल नहीं बात मानता, वो तो मुझे ही समझाता रहता है, मैडम मम्मी तुम ऐसे बिजनेस करो, मम्मी तुम ये बिजनेस करो, तुम्हें ये नहीं आता है, मतलब वो मुझे सिखाता है। एंड यू कैनॉट कीप योर चिल्ड्रेन ऑन अ टाइट लीश इन मॉडर्न वर्ल्ड। हम लोग थे यार, हम लोग को एक बार माँ आंख दिखा देती थी ना तो सामने कोई बिस्किट रखा हुआ है तो छूते नहीं थे, जब तक कि माँ की तरफ से परमिशन नहीं मिलता था कि हाँ बिस्किट खा लो, है ना। आजकल के बच्चे सुनने वाले हैं, आंख तो छोड़ो, उनको मुंह से बोल तो नहीं करना है तो करेंगे। एट दैट टाइम, ड्यूरिंग आवर टाइम, आवर पेरेंट्स कीप का सेकेंड फॉर्म, केप्ट अस ऑन अ टाइट लीश। आजकल के बच्चे बिल्कुल नहीं। बेटा हम लोग का एक ही जनरेशन है जो माँ बाप का भी सुना, बाल बच्चों का भी सुन रहा है, नहीं? चलो, हाँ, नेक्स्ट आओ। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अब सुनो, घोड़ा गाड़ी देखे हो ना, है ना, घोड़ा आगे गाड़ी पीछे, तो घोड़ा भागता है तो गाड़ी उसके साथ भागता है। घोड़ा गाड़ी देखे हो, है ना। अब एक बात बताओ, घोड़ा यहां और आगे रख दो उसके काट, घोड़ा भी सोचेगा यार कितना मूर्ख आदमी है ना, ये मेरे आगे अपना गाड़ी रख दिया है, गाड़ी पीछे लगाएगा तभी ना मैं खींच के जाऊंगा, अगर गाड़ी आगे लगा तो क्या मैं ढकेलू इसको। भाई आपके पास घोड़ा भी है, आपके पास गाड़ी भी है लेकिन आपको काम करना ही नहीं आता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि कई लोग कहते हैं हम भी इंस्टीट्यूट खोलेंगे, हम भी ऐसा कमाएंगे, हम भी वैसा करेंगे, अच्छा इतने बच्चे आ जाएंगे तो इनटू इतने पैसे, ओके उसके बाद इतना कमाए। मैं कहती हूँ बेटा खोल लो इंस्टीट्यूट, आई जस्ट वॉन्ट यू टू ओपन एन इंस्टीट्यूट बिकॉज what I know is that many of them will put the cart before the horse. सबसे पहले रहता है हमारा एक ऑफिस रहेगा, इतना सुंदर ऑफिस रहेगा। बेटा आज तक मेरा कोई ऑफिस नहीं रहा, क्योंकि 12-12 घंटे क्लास लेने के बाद ऑफिस में कहां बैठूंगी मैं। अभी भी जानते हो जो नया ऑफिस लिया है लॉकडाउन के बाद, वहां पे सारा इंक्वायरी ऑफिस वगैरह बहुत अच्छा तैयार हो गया है। सबसे आखिरी में मेरा केबिन तैयार हो रहा है, मेरा केबिन अभी तक तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसमें मैं बैठती ही इतना कम हूं। आई हैव नो टाइम टू सिट देयर बिकॉज एवरीवन थिंक्स कि फर्स्ट क्लास ऑफिस रहेगा। सबसे पहले वो ऑफिस तैयार करते हैं, पहले अपना मार्केट तैयार करो ना। सो वॉट दे डू, दे पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। सब कुछ है उनके पास लेकिन उटपटांग तरीके से लगाए हुए। समझ में आ रहा है? देखो बेटा, इडियम्स एंड फ्रेजेस आसान क्यों हो जाता है और आप 10 में 10 करके मेंस में इसीलिए आओगे क्योंकि ये सब कुछ अगर एग्जाम्पल के साथ सोचो कि भैया घोड़ा के पीछे गाड़ी लगाओगे ना, घोड़ा के आगे गाड़ी लगा दोगे तो आपके पास है तो सब कुछ लेकिन रॉन्ग ऑर्डर में कर रहे हो। ठीक है, इसी का एक और मजेदार एग्जाम्पल बताती हूं आपको। एक छोटी सी बच्ची से पूछा गया कि बेटा बड़ी होके तुम क्या करोगी, तो कहती है मैं मम्मी बनूंगी, मैं डॉक्टर बनूंगी, मैं शादी करूंगी। ठीक है, तो जो पूछा उसने कहा कि बेटा सब कुछ करना लेकिन सही ऑर्डर में तो करना, है ना। पहले डॉक्टर बनो, फिर शादी करो, फिर मम्मी बनो, तो कुछ भी करना लेकिन सही ऑर्डर में तो करोगे, वही है। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स। अ डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स का मतलब होता है बेटा जो हॉर्स नजर में नहीं है लोगों की, है ना। जो हॉर्स बेटा मेरा कोई भी पंकज कोई भी बैच होगा मेंस तक होता है, और वीओडी अगर लेना चाहते हो तो बैच नंबर 11 का वीओडी ले लो, बहुत बढ़िया है, मेंस तक कवर्ड हो जाएगा। सुनो, डार्क हॉर्स जो लाइमलाइट में नहीं है, जो लोगों की नजर में नहीं है, वो डार्क हॉर्स है। जो लोगों की नजर में नहीं है वो डार्क हॉर्स है। यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो अचानक जीत जाए और लोगों को लगे अरे यार ये जीत गया, है ना, एन अनएक्सपेक्टेड विनर। जैसे हमारे क्लास में
कुछ लड़के या कुछ लड़कियां थी जो बहुत ही हाई फाई मॉडर्न तरीके से अपने आप को एकदम बहुत स्मार्टली प्रेजेंट करते रहते थे। और हम लोग जो थे ना, हम लोग छिछोरे लोगों में आते थे, हम लोग खाली मजे करते थे, पढ़ लेते थे। मतलब बिना पढ़े भी मैं सेकंड रैंक तो ले ही आती थी, और जब दोनों सेक्शन मिल गया तो फोर्थ रैंक ले ही आती थी, क्योंकि इसका सेकंड इसका सेकंड, इसका मतलब है थर्ड फोर्थ रैंक होल्डर हो जाते। तो दोनों सेक्शन मिलने के बाद हमको फोर्थ आ जाता था, मैं पढ़ती नहीं थी बिल्कुल ठीक से। ठीक है, तो हम लोग जैसे लोग थे ना, टीचर के नजर में बहुत एकदम क्वालिटी स्टूडेंट्स के रूप में नहीं जाने जाते थे। लेकिन टीचर्स क्या होते हैं ना बेटा, मुंह देख के भी कई बार मार्क्स देते हैं, स्कूल के टीचर्स जनरली, कि अच्छा तुम इतना जवाब देते हो क्लास में तो अच्छा ही पढ़ता होगा, है ना, तो उसी तरह से मार्क्स देते हैं। लेकिन जब 10th का रिजल्ट आया तो मेरा मार्क्स उनमें से बहुत बच्चों में से बहुत अच्छा था, जो कि टीचर्स के फेवरेट थे। तो दे थॉट दैट आई एम अ डार्क हॉर्स। तो लाइफ में भी आई एम अ डार्क हॉर्स ओनली, क्योंकि उन लोग ये एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि नीतू विल बी सो सक्सेसफुल इन हर करियर। ठीक है ना, तो आई कैन बी कॉल्ड अ डार्क हॉर्स एज फार एज माई करियर इज कंसर्न। नेक्स्ट आओ, ट्रोजन हॉर्स के पीछे एक बहुत मजेदार कहानी है। ये एक कहानी है सिटी ऑफ ट्रॉय की। सिटी ऑफ ट्रॉय में क्या हुआ था, बहुत दिनों तक दुश्मन कोशिश करता रहा कि फोर्ट को यानी किला को भेद के अंदर घुस सके। बहुत दिन तक कोशिश करता रहा, नहीं घुस पाया, क्योंकि उसका किला का गेट वगैरह सब बहुत मजबूत था। तो दुश्मन ने कहा सिटी ऑफ ट्रॉय के राजा को कि ठीक है, हम जा रहे हैं, हम हार मान लिए हैं, और ये एक गिफ्ट है आपके राजा के लिए, उनको दे देना, और हम अब जा रहे हैं। कहा ठीक है, सब खुशी मनाने लगे कि दुश्मन गया। तो उनको एक बहुत सुंदर लकड़ी का घोड़ा गिफ्ट में दिया गया। सबने कहा अच्छा, लकड़ी का घोड़ा छोड़ के गया है गिफ्ट के रूप में, चलो कोई बात नहीं, उठा के ले आओ अंदर। वो घोड़े के अंदर सैनिक छिपे हुए थे, जो रात के अंधेरे में फोर्ट का यानी किले का गेट खोल दिया, और पूरा का पूरा सिटी खत्म, बर्बाद। क्योंकि पता है ना, पहले के जमाने में जब सिटी का नाश होता था, इसका मतलब पूरे सिटी में आग लगा दी जाती थी, लोगों को जान से मार दिया जाता था, महिलाओं के साथ बलात्कार कर लिया जाता था, यानी पूरा का पूरा सिटी बर्बाद कर दिया जाता था, है ना। तो ट्रोजन हॉर्स क्या था बेटा, वो चीज जो देखने में खतरनाक नहीं लग रहा, लेकिन बहुत खतरनाक साबित हुआ। देखने में हार्मलेस है, लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। राइट, कई बार ऐसा होता है, आपका कोई दोस्त ट्रोजन हॉर्स निकल जाता है ना, लगता है कि जैसे ये तो अपना ही साथी है। ऐसे बहुत सारे ट्रोजन हॉर्सेस आप देखोगे पॉलिटिकल पार्टीज में, अपना ही बंदा है ना, अपना ही सपोर्टर है, अचानक वन फाइन सपोर्टर है, अचानक वन फाइन मॉर्निंग किसी और जाके राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है, और उसके बाद आपके सारे लूप्स एंड होल्स जानता है, आपको भर भर के स्टेज से गालियां देगा और आप कुछ नहीं कर सकते। राइट, तो ट्रोजन हॉर्स कौन होता है, समवन और समथिंग इंटेंडेड टू डिफीट फ्रॉम विद इन, अंदर से घात करने के लिए, यूजुअली बाय डिसेप्टिव मीन्स। मैंने कहा ना भाई, घोड़े के अंदर बैठ के दुश्मन आए थे और लोगों को पता नहीं चला था। बेटा एकिलीज हील तो कमजोर पक्ष होता है, हाँ, सेम एकिलीज हील के पीछे भी कहानी है। वन हु सीम्स हार्मलेस, जो नुकसानदायक नहीं दिखता, बट प्रूव्स टू बी वेरी हार्मफुल लेटर, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार ये तो बहुत ही खतरनाक था। ठीक है, देखो यहां तक कोई प्रॉब्लम बताओ। नेक्स्ट आओ, अ स्टॉकिंग हॉर्स। बेटा स्टॉक करने का मतलब होता है पीछा करना। कई बार आप लोग किसी लड़की के पीछे पीछे जाते हो उसके स्कूल तक छोड़ने। हमारे गिरिडीह में भी 2-3 लड़के ऐसे होते थे जो हमें रिक्शा में, मैं स्कूल जाती थी, वो पीछे पीछे रिक्शा का कार स्कूल तक जाते थे, और उसके बाद दोपहर में जिस समय हमारा स्कूल खत्म होता था वहीं खड़े रहते थे, और उसके बाद वो रिक्शा से पीछे पीछे हमारे घर तक आते थे। तो वो क्या करते थे, वो स्टॉक करते थे, वो मुझे स्टॉक करते थे। स्टॉक करने का मतलब होता है पीछा करना, स्टॉकिंग का मतलब मैंने कहा पीछा करना। स्टॉकिंग हॉर्स क्या है, ध्यान से सुनना। जनरली ये जो क्या कहते हैं इसको, डिस्कवरी चैनल वगैरह में ये लोग क्या करते हैं ना, ये लोग हॉर्स का जैसे मुखौटा पहन के यहां तक, और नीचे कुछ और वही घोड़े का जैसा कुछ पहन के, मतलब हॉर्स का हो, बफलो का हो, या वाइल्ड कोई भी एनिमल का, क्या करता है ना, वो मुखौटा वगैरह पहन के और उन्हीं के बीच में घुस जाता है। ठीक है, उन्हीं के बीच में घुस जाता है, और घुस के क्या करते हैं ना, उनके ही बिहेवियर को पढ़ते हैं
यानी वो उनके बीच में रहते हैं और लोग, और उन घोड़ों को भी पता नहीं रहता भाई हमारे बीच में कोई ऐसा बंदा है जो हॉर्स नहीं है। इसका मतलब अ पर्सन और थिंग दैट इज यूज टू कंसील समवंस रियल इंटेंशन। So there are many and many stalking horses in army also, in navy also, in police also। आपको क्या लगता है ये अभी जो अपने मणिपुर का कहा, क्या ऐसे ही हमला हो जाता है? उन लोगों को खबर नहीं मिलती है कि भाई गाड़ी इधर से गुजरने वाली है? ठीक है, बहुत सारे ऐसे भेदिए होते हैं। दे आर द स्टॉकिंग हॉर्सेस, दे आर विद इन यू, लेकिन आपको पता नहीं चलता है कि भाई ये भेड़ के खाल में भेड़िया है। समझ में आया? स्टॉकिंग हॉर्स का मतलब भेड़ के खाल में भेड़िया। समझ में आया? नेक्स्ट आओ, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। अगर आप कहोगे कि मैम ये देखो ना, ये एक नोटिस आया हुआ है, ऑथेंटिक है क्या? तो मैं क्या करूंगी, मैं खोल के देखूंगी, अच्छा ये एसएससी का नोटिस है, तो मैं एसएससी के साइट में जाके देखूंगी। अगर वो साइट में भी वो नोटिस दिख रहा है मुझे, तो मैं कहूंगी हाँ हाँ, इट हैज कम स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। इट हैज कम स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब है कि फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स, फ्रॉम ऑथेंटिक सोर्स, फ्रॉम ए डिपेंडेबल सोर्स। कई बार ऐसा होता है, आर्मी को भी कुछ टिप मिलता है ना, कुछ सूचना मिलती है, और तब वो जाकर अपने सीनियर को बताता है कि भाई इस जगह से आज बिल्कुल 2-3 आतंकवादी घुसपैठ करने वाले। अगर वो बोलेगा एक बात बताओ, खबर पक्की है ना, तो कहेगा स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। तब समझ जाएगा, क्योंकि आर्मी में ये पाबंदी रहती है कि एक दूसरे का सोर्स मत बता, पूछो, आप खाली पूछो ऑथेंटिक खबर है। अगर कहेंगे स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, इसका मतलब है कि उन्हीं आतंकवादियों के ही गुट में कोई एक बंदा है जिसने खबर दिया, यानी कि बिल्कुल पक्की खबर है। ठीक है, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ का मतलब पक्की खबर, जो एकदम सही सही इंफॉर्मेशन से आया। ठीक है, चलिए आजा। गेट ऑन वंस हाई हॉर्स। अब ध्यान से सुनना, मैं इसको ऐसे समझाती हूं। देखते हो शादी में लड़के जब घोड़े पर बैठते हैं, उसके बाद तो उनका घमंड देखना, ये पति परमेश्वर बन जाते हैं और तुम तो मेरी चरणों की दासी हो, नहीं? हाँ, जैसे घोड़ी पर बैठते हैं ना ये लड़के, इनका दिमाग साथ में आसमान पर चढ़ चुका होता है। मतलब एक्सट्रीमली सुपरसीलियस। सुपर, अपने आप को सुपर समझने वाला को सुपरसीलियस कहते हैं। जो बहुत ज्यादा घमंडी होता है उसको हम कहते हैं यार, ही इज नाउ गेटिंग ऑन हाई हॉर्स, ही इज नाउ गेटिंग ऑन हिज हाई हॉर्स। है ना, बहुत घमंडी होता जा रहा है ये, ऐसे बोलते हैं ना, है ना, ही इज नाउ गेटिंग ऑन हिज हाई हॉर्स। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बेटा, क्या एग्जाम्पल दिया कि भाई जब आप घोड़ी पे बैठ जाते हो, उसके बाद आपका घमंड देखना, घमंड में चूर हो जाते हो ना, फिर तो आप एकदम क्या है, यू आर पति परमेश्वर एंड एवरी वन इज चरणों की दासी नाउ, राइट? तो ऐसे याद रखो, अपने आप को सुपर समझते हो, सुपरसीलियस। देखो, एरोगेंट, कंसीटेड, टॉफी नोस्ट। टॉफी नोस्ट भी ईडियम में आता है। क्या कहा? एरोगेंट, सुपरसीलियस, कंसीटेड, टॉफी नोस्ट। ठीक है, ये सब क्या है? इन सब का मतलब है अपने आप को बहुत ज्यादा समझने वाला। होल्ड वंस हॉर्स, अभी कहा था ना कि अगर टाइट लीश खींचते हो तो क्या होता है, आप का घोड़ा रुक जाता है, यानी लगाम लगाना। तो होल्ड वंस हॉर्स का मतलब होता है रुको, अरे रुको भाई, तुम बोले चले जा रहे हो, किए जा रहे हो, एक क्षण के लिए रुको तो सही। कैसे बोलोगे? प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, इसका मतलब वेट अ मोमेंट, थोड़ा सा तो सब्र रखो। ऑफन बिकॉज यू आर मूविंग टू क्विकली और थॉटलेसली, बिना सोचे समझे भागे जा रहे हो, बोले जा रहे हो, करे जा रहे हो, थोड़ा रुक तो जाओ। होल्ड योर हॉर्स, इसका मतलब होता है एक क्षण के लिए रुको तो सही, है ना? कई बार जिंदगी में हम भागे चले जाते हैं और जो हमने कमाया है उसको हम एंजॉय भी नहीं करते ना, हमारे पास समय होता है अपने घर के लिए, बाल बच्चों के लिए। उस समय कोई क्या कहेगा? प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस नाउ, इसका मतलब रुको तो, है ना? नेक्स्ट आओ, हॉर्स ट्रेडिंग। एक्चुअली शुरू में तो हॉर्स ट्रेडिंग से ही आया था,
जब अरब से लंबे और सफेद और सुंदर घोड़े आते थे ना, तो इंडिया में जब आते थे तो अलग अलग राज्य के राजा होते थे। सारे राज्य के राजा तो सारे पैसे वाले, सारे बहादुर, और सबको अच्छे घोड़े चाहिए। तो लोग क्या करते थे ना, बढ़ चढ़ के दाम लगाते थे। यार इतना अशरफी लो लेकिन ये घोड़ा यहीं छोड़ के जाओगे, इतना अशरफी लो लेकिन घोड़ा यहीं छोड़ के जाओगे। तो इससे क्या होता था, जो व्यापारी आते थे वो हॉर्स ट्रेडिंग करने लगे। यानी कि जो सबसे ज्यादा पैसा देगा घोड़ा, यानी कि मेरा माल उसी के साथ जाएगा। आजकल ये हॉर्स ट्रेडिंग एकदम बहुत चतुर धूर्त की तरीके से, बहुत धूर्तता के साथ, बहुत ही काइयापन के साथ जो बार्गेनिंग किया जाता है ना, उसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। खासकर जब एमएलएस खरीदना हो, 5 करोड़ रुपया दिया और साथ में ये मंत्री पद आपको बिक गया, तुम अपने साथ इसको भी ले आओ, इसको भी ले आओ, इसको भी ले आओ, तो कम से कम 1/3 टूट के आओगे तो तुम लोग का मान्यता खत्म नहीं होगा। इसलिए एक साथ आओ और सबको ये अशरफी का मतलब होता है बेटा सोने के सिक्के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या था, हार्ड यानी कि बहुत सख्त तरीके से, श्रूड मतलब धूर्ततापूर्ण तरीके से, बार्गेनिंग का मतलब होता था मोल भाव। स्पेशली इन पॉलिटिक्स अब के जमाने में ये बात हो गई, अब तो पॉलिटिक्स की बात हो गई। लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, देखो सारे हॉर्स से ही बन रहे हैं अभी, है ना, सुनो ध्यान से। लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, भैया तुम्हें गिफ्ट में हॉर्स मिला है, अब तुम उसके मुंह खोल के गिन रहे हो, यार इसके दांत कितने हैं, है ना। जैसे कहते हैं दान में मिले बच्चियां के दांत गिनना, वो हिंदी में जो कहते हैं। यार तुम्हें मुफ्त में मिला है और तुम नौटंकी कर रहे हो, यार इसमें ये चीज खराबी है, इसमें ये प्रॉब्लम है। एक कहावत है, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। तुम्हें जो भीख में मिल गया यार उसको एंजॉय करो ना, तुम उसमें भी गलतियां निकाल रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है कि जब सरकार कोई चीज फ्री में दे देती है और उसके बाद उसमें बहुत सारी खामियां निकालते हैं लोग ना, तो ये गंदा लगता है। क्यों? बिकॉज यू कैन से प्लीज यू गॉट इट फ्री ऑफ कॉस्ट, डू नॉट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। फ्री फंड में मिले हुए माल में भी तुम खामियां निकाल रहे हो, चुपचाप से एंजॉय करो उसको। राइट, समझ में आया? जिसको हिंदी में कहते हैं दान में मिली बछिया के भी दांत गिनना, ठीक है। टिल द काउ कम्स होम, ये कहां से मिला है, ध्यान से सुनना। काउ कम्स होम, बेटा गाय घर खुद नहीं आती, तभी तो एक साथ में उसके आदमी को गड़ेड़िया जैसे जो होते हैं उनको लगाना पड़ता है, वही शाम को गाय को हाँक के घर पहुंचाता है, वरना गाय तो इधर उधर हो जाएगा, ठीक है, गाय इधर उधर हो जाएगा। इसका मतलब है अनंत समय के लिए ही वो उधर चरता रह जाएगा। इसलिए कई बार अगर कहते हैं ना कि भाई कब तक रिजल्ट आएगा, गॉड नोस, टिल द काउ कम्स होम, इसका मतलब कब आएगा भगवान जाने, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, बहुत बहुत समय के लिए। नेक्स्ट आओ, अ सेक्रेड काउ, भाई ये क्या है, लोकतंत्र है। लोकतंत्र में हमारे पास अधिकार होना चाहिए सरकार के अच्छे काम या बुरे काम जो भी हो उस पर टिप्पणी करने का। अब लोग कहते हैं नहीं, तुम मोदी सरकार के खिलाफ हो, तुम पाकिस्तान जाओ। यार गवर्नमेंट कैन नॉट बी अ सीक्रेट काउ, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, बहुत कुछ अच्छा करती है हर सरकार, बहुत सारी चीजें अच्छी करेगी तो बहुत सारी चीजों में वो फिसड्डी साबित हो जाती है। लेकिन पॉलिटिक्स में हमारे पास सबसे बड़ा हमारे देश में है कि हम लोग क्या है, हम लोग लोकतंत्र में, डेमोक्रेटिक है। वी मस्ट हैव द राइट टू क्रिटिसाइज। अगर आप कहोगे नहीं नहीं भाई तुम सरकार के खिलाफ बात कर रहे हो, तुम पाकिस्तान जाओ, सी द गवर्नमेंट इज नॉट अ सेक्रेड काउ। सेक्रेड काउ का मतलब होता है कुछ ऐसा चीज दैट पीपल डू नॉट लाइक टू क्वेश्चन। भाई सवाल नहीं उठा सकते हैं क्या, टाबू सब्जेक्ट आप डिस्कस नहीं कर सकते हो। कैसे बोल रहे हो, ऐसे कैसे बोल लोगे तुम सरकार के खिलाफ, तुम पाकिस्तानी हो। भाई वी आर डेमोक्रेटिक सिटीजन ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट इज नॉट अ सेक्रेड काउ। मतलब गाय के बारे में कभी कुछ नहीं बोलना क्योंकि गाय पूजनीय है, गाय हमारी माता है ना। वैसे कोई भी चीज जिसको आप बोलोगे इसके पर क्वेश्चन नहीं करना तुम, तो उसका मतलब सेक्रेड काउ हो गया। नेक्स्ट आओ, अ कैश काउ।
जनरली क्या होता है, लोग सोचते हैं कि कुछ ऐसा, जैसे गाय, जैसे लाके अपने दरवाजे पे लगाया, वैसे ही उसका दूध निकालो और बेचना शुरू कर दो, पैसा आने लगा। वैसे ही कोई ऐसा बिजनेस जिसको बस शुरू किया और कमाई शुरू, जैसे शुरू किया कमाई शुरू, वो क्या है? वो कैश काउ है। सो व्हाट इज कैश काउ? कैश काउ का मतलब होता है ऐसा बिजनेस जिसमें कमाई ही कमाई हो। कैश काउ का मतलब ऐसा बिजनेस जिसमें सीधा फर्स्ट डे से प्रॉफिट हो। अ बिजनेस और इन्वेस्टमेंट दैट जनरेट्स अ लार्ज और कंसिस्टेंट प्रॉफिट, जिसमें पहले दिन से ही कमाई हो। ठीक है, समझ में आया? कम हेल और हाई वाटर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, कब तक मुझसे प्यार करोगे? और कभी प्रॉब्लम आया तो, अगर तुम्हारे पापा ने क्वेश्चन किया तो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे पापा ने क्वेश्चन किया तो क्या होगा, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। कब तक? कम हेल और हाई वाटर, मतलब चाहे कुछ हो जाए मैं तुमसे प्यार करता रहूंगा। ये सब है ना, नौटंकी करते हो ना तुम लोग जवानी में, हाँ? और जब बुढ़ापा आएगा ना बेटा, तो यही सब याद कर करके हंसोगे और खुश होगे और चेहरे पे मुस्कान आ जाएगा। मतलब ये जो बड़े बड़े प्रोमिसेस करोगे ना, कम हेल और हाई वाटर, यानी चाहे कुछ भी हो जाए, टू से दैट समथिंग विल डेफिनेटली हैपन। तुम मेरे सपनों की रानी बनोगी और बी डन, यानी मैं तुमसे शादी करूंगा ही, इवन दो अदर इवेंट्स और सिचुएशंस माइट मेक इट डिफिकल्ट, चाहे बाप बंदूक लेके क्यों ना आ जाए। राइट? समझ में आ गया? सो आई विल मैरी यू, कम हेल और हाई वाटर, चाहे कुछ हो जाए। कम हेल और हाई वाटर का मतलब चाहे कुछ भी हो जाए। राइट? पेपर ओवर द क्रैक्स। अब देखो, दीवार में दरारें पड़ी हुई है। अगर दीवार में दरारें पड़ी हुई है तो भैया उसमें सीमेंट डालो, उसको ठीक कराओ, या तो फिर तोड़ के ठीक कराओ। आप क्या कर रहे हो यार? दीवारें हैं, एक काम करो ना, ऊपर से पेपर चिपका दो, ऊपर से पेपर चिपका दो, दिखना नहीं चाहिए बस। जैसे क्या हुआ था, जब कोविड के समय में लाशें जलने लगी और सारे शमशान घाट से धुआं ही धुआं उठने लगा और आग ही आग दिखने लगा, तो सारे जो ये थे हमारे पत्रकार थे, वो क्या किए? वो जाके फोटो खींचने लगे और जाके वहां पे वीडियो बनाने लगे। तो कुछ राज्य की सरकारों ने क्या किया, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर दी वहां पे, टीन की दीवारें, और कुछ कुछ बना दिया कि लोग इस पार से उस पार देख ना सके। मतलब they did not solve the problem, they papered over the cracks. They did not solve the problems, they papered over the cracks, यानी जो क्रैक पड़ा हुआ है उस पर वॉलपेपर चिपका दोगे तो दीवार तो सुंदर हो ही जाएगा। लेकिन भाई दीवार में क्रैक है यानी कमजोर है, कब गिरे और कब मरे पता नहीं। इसका मतलब they did not solve the problems, they papered over the cracks। देखो, समझ में आया? और हमारा ये शीट के इडियम्स एंड फ्रेजेस हमने पूरा खत्म कर लिया।